ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंक बीआरएस। बैंक बीआरएस को का जो फुल नेम होता है वो होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यानी बैंक से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, बैंक का जो मिलान होता है, बैंक से संबंधित जो भी एंट्रीज होती है, उन सबको हम लोग इस रिकंसिलेशन में करते हैं। और ये टॉपिक क्या रहेगा, इसको मैं आपको सारा कंप्लीट समझाने वाला हूं। इसके लिए आपको मैं एक बार एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं। मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें बैंक रिकंसिलेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देख रहे हो या कस्टमर बी है जिसने चेक से हमें पैसे दिए थे और उसका चेक नंबर ये है। इसके बाद में ये 1 अप्रैल को एंट्री हुई है, लेकिन बैंक की जो एंट्री है वो 2 तारीख को है, 10,000 का अमाउंट है। ऐसे यहाँ पे सप्लायर बी है, पेमेंट हुआ है और चेक से पेमेंट हुआ है, 12,112 इसका वो पेमेंट नंबर है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट नंबर है वो 2 तारीख है, 2 अप्रैल, लेकिन यहाँ पे बैंक के जो डेट है वो खाली छोड़ी गई है। ये 5,000 का है टोटल। दूसरा यहाँ पे कस्टमर सी है और यहाँ पे रिसिप्ट आ रहा है। रिसिप्ट में यहाँ पे एक चेक प्राप्त हुआ है हमें 22,349 वाला और 2 अप्रैल को हुआ है। बैंक डेट इसमें 2 अप्रैल है, 12,000 रुपए का है। ऐसे ही यहाँ पे सप्लायर ए है, पेमेंट हुआ है चेक से और चेक का नंबर है 12,111 और 2 अप्रैल को ये एंट्री हुई है। और इसके बाद में बैंक में जो क्लियर हुआ है वो 2 अप्रैल को हुआ है, 25,000 का ये है। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं। यहाँ पे कुछ जगह डेट 1 अप्रैल 2 अप्रैल है कुछ, और जो बैंक की डेट है वो यहाँ पे बैंक में सब 3 जगह डेट है, एक जगह नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसका मतलब क्या है और ये किस तरीके से प्रैक्टिकली होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे बैंक रिकंसिलेशन का यूज होता है, क्यों करते हैं, ये सब चीजें आप समझने वाले हो और ये सब प्रैक्टिकली भी देखने वाले हो, थ्योरेटिकल भी समझने वाले हो। और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर स्क्रीन पे आ जाना है। आने के बाद में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करके चालू कर लेना है। टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर चालू करने के बाद में आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा। रन होने के बाद में यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। मान लेते हैं आपकी कंपनी का नेम नहीं आ रहा है या फिर आपके कंप्यूटर में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको एक काम करना है, यूट्यूब चैनल पर लिखना है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड एंटर करें, क्लिक करें चैनल पे और वहां पे प्लेलिस्ट में जाएं। टेली प्राइम की प्लेलिस्ट में जाके 1 2 3 4 5 क्लास देख ले। उसमें टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना और कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना समझा हुआ है। जैसे आप टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, कंपनी बना लेते हो और सेलेक्ट कर लेते हो तो आपकी कंपनी का नेम ऑफ कंपनी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आता है। ये आने के बाद में आप प्रैक्टिकली समझने से पहले एक काम करना है, आपको एक चीज समझनी है। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझना है, क्या है ये टॉपिक, क्यों करते हैं, इसको समझते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। शॉर्ट में इसको बीआरएस बोल देते हैं। कोई आपसे बीआरएस कहे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहे या बैंक समाधान विवरण कहे, तीनों ही एक ही टॉपिक होंगे और क्लियर करना है इन सभी को, क्या है इसका यूज, क्यों करते हैं इसे। बैंक समाधान विवरण इसका उपयोग तब करते हैं जब टेली के बैंक खाते और बैंक स्टेटमेंट या उनकी डेट में अंतर आता है। अर्थात ये कहना चाहता है कि जो बैंक का खाता टेली में बनाया गया है और दूसरा जो बैंक स्टेटमेंट है, अर्थात बैंक के अंदर जो हमारा खाता खुला हुआ है उसकी जो स्टेटमेंट आती है, उसकी जो पासबुक एंट्री है, उसकी स्टेटमेंट एंट्री है, या तो उनकी डेट में अंतर आता है, हमारे यहाँ पे जो टेली का खाता है उसमें, और बैंक के जो एंट्रीज है उसके अंदर, या उनकी अमाउंट में अंतर आता है, ये डेट में अंतर आता है, कई चीजों में अंतर आता है। उन सभी अंतर्स को दूर करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही एक टॉपिक है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक बीआरएस। दूसरा, इसका फायदा क्या है, बैंक समाधान विवरण का जो लाभ है वो है गलतियों का पता चलना। यानी कि यदि हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक करते हैं तो जो भी गलती होती है, चाहे बैंक से हो या फिर हमारे अकाउंटेंट से हो, उन गलतियों का पता चलता है। दूसरा, छल कपट की जानकारी। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जैसे मान लें अपनी कंपनी है और हमने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, तो अकाउंटेंट ने क्या किया है, अकाउंटेंट ने कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा लिए फोन पे से, यूपीआई से, या फिर उन्होंने ऑनलाइन अपने खाते में मंगा लिया, लेकिन उन्होंने ट्रांजेक्शन जो टेली के अंदर तो कर दिया है लेकिन हमारे पास नहीं आया है। तो ऐसी जो गलतियां हैं फिर हमें पता चले कि हमारे खाते में वो एंट्री हुई है नहीं है, या फिर वो पैसा हमारे खाते में आया है नहीं आया, वो सब चीज़, या फिर अकाउंटेंट की जो छल कपट की जानकारी वो पता चल जाती है। दूसरा, यहाँ पे हमारे हिसाब में लेखा करने का एक आधार मिल जाता है। हम लोग मतलब क्या है कि जो
जो भी एंट्रीज कर रहे हैं उसका हमें एक बेस मिल जाता है और उससे हम लोगों को बैंक से संबंधित जो समस्या है उनका दूर कर सकते हैं और उनको आसानी से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैंक खाते में, यानी कि हमारे यहाँ बैंक खाते का मतलब है कि टेली के अंदर जो बैंक खाता बनाया हुआ है उसमें और बैंक स्टेटमेंट में, अर्थात बैंक के अंदर जो खाता है उसके स्टेटमेंट या एंट्रीज में अंतर के प्रकार क्या होते हैं? उसके प्रकार होते हैं दो। कितने प्रकार हैं? टोटल 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कि हमारे यहाँ बैंक खाते में एंट्री है किंतु बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। हमारे यहाँ खाते में एंट्री है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। कोई बात नहीं, समझाता हूं इसको आगे चल के। दूसरा है बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है, अर्थात बैंक के अंदर तो एंट्री हो चुकी है परंतु हमारे यहाँ बैंक खाते में एंट्री नहीं है। अगर एक एक एग्जांपल से मैं इन दोनों को समझाऊं, हमारे यहाँ बैंक खाते में एंट्री है मतलब टेली के अंदर एंट्री है लेकिन हमारे बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। इसका मतलब ये, कई बार हम लोगों ने पार्टी को चेक दिया, हमने टेली के अंदर एंट्री कर दी लेकिन वो पार्टी ने चेक नहीं लगाया, एंट्री नहीं होगी। या फिर पार्टी ने हमें चेक दिया, हमने टेली के खाते के अंदर तो उस एंट्री को एक्सेप्ट किया लेकिन हमने बैंक के अंदर उसको चेक को नहीं लगाया तो बैंक में वो एंट्री नहीं होगी। उसी तरीके से दूसरा है बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है, मतलब बैंक के अंदर एंट्री है किंतु हमारे यहाँ बैंक खाते में नहीं है। ये ऐसे हो सकता है जैसे मान लो किसी पार्टी ने हमें डायरेक्ट पैसा भेज दिया यूपीआई के माध्यम से, एनईएफटी के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया और हमें बता दिया। हमने क्या है कि सुन भी लिया लेकिन हमें अकाउंटेंट को बताना या फिर अकाउंटेंट को उसमें एंट्री करना भूल गए तो उस कंडीशन क्या हो, बैंक में तो वो ट्रांजेक्शन होगा लेकिन हमारे बैंक खाते में नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें समझने के लिए हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के अनुसार समझते हैं। देखो, पहला टॉपिक क्या बोलता है कि हमारे यहाँ बैंक खाते में अर्थात टेली में जो बैंक का खाता बना हुआ है उसमें और बैंक खाते में दोनों में अंतर का पहला प्रकार है कि हमारे यहाँ बैंक खाते में एंट्री है, यानी कि टेली के अंदर बैंक टेली में एंट्री हो चुकी है किंतु बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। जो मैं भी आपको एक एग्जांपल समझा रहा था वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा है चेक जारी किए गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। समझ में आ रहा है? यानी कि चेक जो थे वो चेक प्रस्तुत किए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए। चेक जारी किए कहने का मतलब हमने क्या है कि चेक काट दिए और हमने अपने क्या बैंक खाते के अंदर हमने क्या किया, उसको एंट्री को कर लिया लेकिन पार्टी ने उसको बैंक में नहीं लगाया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक खाते में एंट्री होगी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं होगी, यानी हमारे खाते से पैसे नहीं कटे हैं तो एंट्री बैंक में नहीं होगी, बैंक स्टेटमेंट में नहीं होगी। दूसरा, क्लियर कलेक्शन हेतु बैंक में जमा किए गए चेक या ड्राफ्ट आदि का कलेक्शन ना हो पाना। इसका मतलब यह है कि हमसे जो पार्टी ने बोला था कि अपना चेक ले जाओ लेकिन हम चेक नहीं लेके आए या भूल गए, इस कंडीशन में क्या होगा कि बैंक खाते में तो एंट्री होगी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या बैंक के अंदर एंट्री तो चढ़ा दी उस अपने खाते में, यहाँ पे टेली में तो चढ़ाई थी लेकिन हम चेक लाना भूल गए, ड्राफ्ट को लाना भूल गए, कलेक्शन करना भूल गए उनका, तो उस कंडीशन में बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं होगी। ऐसे ही तीसरी हो सकता है तीसरी कंडीशन, चेक हमारे यहाँ बैंक खाते में डेबिट किए गए किंतु बैंक में कलेक्शन या क्लियरिंग हेतु जमा करना भूल गए। यानी कि हमने क्या है कि चेक हमारे यहाँ बैंक खाते में डेबिट किया, हमने क्या है कि जैसे पार्टी ने हमें बोला कि आपका चेक बन गया, आप चेक ले जाओ, चेक हम लोग लेके भी आ गए और हमने अपने बैंक खाते में अर्थात टेली के खाते में हमने एंट्री कर भी दी लेकिन हमने क्या किया, उसको कलेक्शन या क्लियरिंग हेतु जमा कराना भूल गए। यानी कि या तो हम लोग बैंक में जमा कराना भूल गए और या हम लोग उसको लेके आना ही भूल गए चेक को, और लेकिन हमने क्या, जैसे ही उन्होंने फ़ोन पे बताया था हमने चेक डेबिट कर लिए और अपने टेली के खाते में उनको डेबिट कर दिया, लेकिन हम या तो कलेक्शन करना भूल गए यानी कि लेके नहीं आए, या फिर हम उसको क्या है बैंक में लगाना भूल गए। कोई भी कंडीशन हो सकती है, अर्थात चेक आपका बैंक में नहीं लग रहा है, नहीं पहुंच रहा है या फिर क्लियर नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में बैंक खाते में एंट्री होगी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं होगी। ये प्रकार है। अब दूसरा, नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड अंतर। सेकंड अंतर क्या है, हमारे यहाँ बैंक खाते और स्टेटमेंट में अंतर का तो सेकंड कारण है वो है कि बैंक स्टेटमेंट एंट्री है, अर्थात बैंक में जब हम लोगों ने पासबुक एंट्री कराई या स्टेटमेंट लिया बैंक से तो वहां एंट्री है, लेकिन हमारे यहाँ खाते में अर्थात टेली के खाते में एंट्री नहीं है। क्या क्या कारण हो सकते हैं?
पहला कारण हो सकता है बैंक द्वारा डेबिट किए गए वे, मतलब बैंक ने क्या है कि बिना पूछे, क्योंकि बैंक जब भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज काटती है, जैसे उन्होंने एटीएम का चार्ज काटा, बैंक पासबुक का चार्ज काट लिया, या मेंटेनेंस चार्ज काट लिया, या एनुअल जो चार्जेज होते हैं जैसे करंट अकाउंट के होते हैं, वो सालाना जो चार्ज है वो काट लिया, वो हमसे बैंक पूछती नहीं है, डायरेक्ट वो डेबिट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ जो बैंक खाते में जो बैंक द्वारा काटे गए वे होंगे, डेबिट किए गए होंगे, जो खर्चे होंगे जो बैंक ने काट लिए थे, वो हमारे बैंक खाते में एंट्रीज नहीं होंगी, जबकि बैंक स्टेटमेंट में होंगी। उसके अलावा नेक्स्ट है दूसरा, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। क्या है? बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। बैंक द्वारा दिया गया जो ब्याज है वो भी हमसे नहीं पूछा जाता है, वो डायरेक्ट बैंक में आ जाता है और बैंक में क्रेडिट हो जाता है। अर्थात बैंक से जो ब्याज मिलता है उस कंडीशन में भी बैंक स्टेटमेंट में एंट्री होती है, लेकिन हमारे यहाँ खाते में नहीं होगी। ऐसे ही ग्राहक द्वारा बैंक को सीधा भुगतान, मतलब ग्राहक द्वारा बैंक को सीधा भुगतान कर देना। तो ग्राहक ने क्या किया, जैसे आजकल चलता है यूपीआई, एनईएफटी, आप किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में पेमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि हम उस एंट्रीज को अपनी टेली के अंदर एंट्री करना भूल जाते हैं। अर्थात बैंक स्टेटमेंट में ऐसी कंडीशन में एंट्री होती है, लेकिन बैंक के खाते में या टेली में जो बैंक का खाता है उसमें वो एंट्री नहीं होती है। और इसका एक लास्ट है कि बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है लेकिन टेली में वो एंट्री नहीं है। उसका एक पॉइंट और है, वो है क्लियरिंग हेतु चेक बैंक में जमा किए गए लेकिन हमारे यहाँ खाते में डेबिट करना भूल गए। यानी कि हमने क्लियरिंग हेतु चेक बैंक में जमा किए, बैंक में तो जमा कर दिए लेकिन टेली में उनको एंट्रीज करना भूल गए, तो उस कंडीशन क्या बैंक स्टेटमेंट में एंट्री आएगी लेकिन बैंक हमारे यहाँ के बैंक खाते में अर्थात टेली के बैंक खाते में एंट्रीज नहीं होंगी। अब इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं। उसको समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। ये देखते हैं स्टेटमेंट, इसको मैं हल्का सा छोटा करता हूँ। ये मेरे पास में एक बैंक का विवरण है, स्टेटमेंट। मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया, बैंक से मेरे पास स्टेटमेंट आया, बैंक ऑफ इंडिया का है और एग्जाम्पल है। इसमें बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामगढ़ का है और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट पीरियड ये दिया है 1 अप्रैल 17 से 30/4/17 तक ये हो सकता है। और ये 17 की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, इस समय फिलहाल 24 हो सकता है, राइट। अब हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अपने टेली के अंदर चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली में जाना है और क्रिएट करना है, एक लेजर क्रिएट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे आपको देना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक लेजर क्रिएट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर बना हुआ है। आपको यहाँ पे लेजर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अल्टर में जाता हूँ और लेजर में जाता हूँ। आपको क्रिएट में जाना है और लेजर में क्रिएट करना है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि आप लेजर क्रिएट करते समय नेम में देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर में देंगे बैंक अकाउंट और यहाँ पे आपको बैंक जो अकाउंट होल्डर है वो अपनी कंपनी का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे बैंक की जो अकाउंट नंबर है वो डाल देना। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना है, SBI जो उसका IFSC कोड होगा वो डाल देना है और उसकी जो ब्रांच होगी वो डाल देनी है, राइट। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ रहा था, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं और डालने के बाद आपको ये इसी तरीके से बैंक की जो डिटेल होगी वो डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, फिल करनी है। फिल करने के बाद में इसको कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज़ और है, आपको एड्रेस और डाल देना, जैसे नियर बस स्टैंड रामगढ़ अलवर, ये और डालना है और एक्सेप्ट करके यस कर लेना। आपने एक लेज़र बना लेना। ये लेज़र बनने के बाद अब हमारे पास जो अमाउंट है वो आ रहा है यहाँ पे एक 10,000 का चेक है। अब आपको एक काम करना, प्रैक्टिकल समझाता हूँ पहले सारी चीज़ें। क्रिएट करें, यहाँ पे आप आए लेजर इस पे क्रिएट में लेजर क्रिएट करने, हमें 4 लेजर क्रिएट करने एग्जाम्पल के लिए। एक कर लेना यहाँ पे कस्टमर, अपने को करना है एक बी,
और ये SUN सेंड्री डिटेल्स कर लेना, बाकी डिटेल्स छोड़ते हुए, और सीधा यहाँ पे एड्रेस डाल देना रामगढ़, अलवर, और कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट करके यस कर लेना। ऐसे आपने कर दिया कस्टमर सी, इसको भी यही करना है सेम, और यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देना अलवर और कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेना। एक आपको बनाना है सप्लायर ए, ये रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, इसका जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और कंट्रोल ए से जो भी आपके पास इसकी डिटेल्स हो डाल देना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। सप्लायर बी, और इस सप्लायर बी में भी आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है, और जो भी उसकी डिटेल्स आपके पास उपलब्ध हो, पिन नंबर वगैरह जो, वो सारे यहाँ पे डालना है और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 लेजर क्रिएट हो गए हैं, 5 बैंक का लेजर क्रिएट हो गया, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, सप्लायर ए, सप्लायर बी। ये हो जाने के बाद क्विट करके बैक आ जाएं। अब आपको क्या करना है, वाउचर्स में चलना है। अब वाउचर्स में जो डेली वर्क होता है वो वर्क आपको करते हुए चलना है। वाउचर्स में गए और वाउचर में आपने F2 दबा के 1.4 एक डेट ले ली यहाँ पे, और एक एंट्री है हमारे पास में, वो है कस्टमर बी से पेमेंट रिसीव हुआ है। F6 पे क्लिक करें या रिसीव पे क्लिक करें। कस्टमर बी से हमें एक चेक प्राप्त हुआ है 10,000, कितने का, 10,000 का। एग्जाम्पल है ये, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करते हुए चलना। और डेबिट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेना है, और यहाँ पे 10,000 10,000 आएगा। जैसे आप एंटर करेंगे बैंक एलोकेशन स्क्रीन आ गई है, इसके आपको चेक में चेक एंड डीडी ले लेना है, अमाउंट में ऑटोमेटिक 10,000 आ जाएगा। INST नंबर, इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर में आपको चेक नंबर डालना है। इसका एग्जांपल के लिए चेक नंबर है 87452, एंटर। और इंस्ट्रूमेंट डेट है जो, वो डेट रखनी है जो आपकी यहाँ पे 1 अप्रैल आ रही है, 1 अप्रैल यहाँ पे रखनी है, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है, और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर सकते हो या एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हो। एक चेक और मुझे प्राप्त हुआ है कस्टमर सी का, और वो चेक मुझे प्राप्त हुआ है 12,000 का। ये भी एक एग्जाम्पल है। इसको डेबिट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी आपने बैंक अकाउंट बनाया वो लेना है, और 12,000 ले लेना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पूछेगा ट्रांजेक्शन टाइप, चेक से करना है। अमाउंट में ऑटोमेटिक जो भी आ रहा था वो ऑटोमेटिक 12,000 आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट एक में चेक नंबर डालना है, चेक नंबर इसका है जी, एग्जाम्पल के लिए 22,349, ये इसका उदाहरण है मान लेते हैं। और जो अभी आपकी एंट्री डेट है, एंट्री डेट में गलती है, ये एंट्री हमें डेट चेंज करनी है। F2 यहाँ पे 2.4 करना है, यानी कि 2 अप्रैल में एंट्री है। और यहाँ F12 में जाएंगे, एंटर करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट डेट है वो भी 2.4, यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 करना है, एंटर करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब 2 एंट्रीज हो चुकी है। अब हमें चाहिए सप्लायर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो कीबोर्ड से F5 प्रेस करें या फिर पेमेंट पे क्लिक कर लें। पेमेंट में सबसे पहले करना है आपको, एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं सप्लायर ए को मान लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक 25,000 का चेक हमने दिया है। क्रेडिट में यहाँ पे ST प्रेस करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक दिया है 25,000 का, एंटर किया। जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना आपकी जो ये एंट्री है उस एंट्री की डेट 2 अप्रैल है, तो कोई बात नहीं, 2 अप्रैल ही रखना है। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टाइप में चेक लेना है, अमाउंट में 25,000 आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट डेट में उसका चेक नंबर देना है, चेक नंबर एग्जाम्पल के लिए 12,111 है, एंटर किया। और 2 अप्रैल 2024 को ये एंट्री है, कंट्रोल इस एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट कर लें। एक एंट्री और है 2 अप्रैल वाली, और यहाँ पे वो है सप्लायर बी। डेबिट यहाँ पे करना है आपको, डेबिट यहाँ पे हो रहा है 5,000, और ये हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ST प्रेस करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट हुआ है, और एंटर किया। ये भी आपको ट्रांजैक्शन टाइप में चेक लेना है, अमाउंट में 5,000 ले लेना है, और इंस्ट्रूमेंट डेट में आपको ले लेना है, मान लेते हैं 12,112, यहाँ पे चेक नंबर है और 2 तारीख का है।
यहाँ पे ये मैंने 1 और 2 तारीख लिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे एजुकेशन मोड में वर्क कर रहा हूँ। अगर आपकी यहाँ पे जो एंट्री होंगी तो ये ध्यान रखना आपका भी एजुकेशन मोड है, तो पहली एंट्री 1 अप्रैल की थी, बाकी 3 है जो 2 अप्रैल की है। बाकी ये अलग अलग डेट्स में हो सकती हैं। अगर आप जो प्रैक्टिकली जो एक्चुअल वर्क करोगे वहाँ पे ये डेट दो हमेशा 1 अप्रैल 2 अप्रैल नहीं होगी, मंथ की कोई भी डेट हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2 अप्रैल ली है यहाँ पे, तो ये आपकी डेट हो सकती है। यहाँ पे इस तरीके से हमने ये एंट्री को भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे हम लोग रेगुलर वर्क करते जाते हैं। जो भी हमें चेक से और बैंक से हम लोगों को जो पेमेंट्स होते हैं और जो भी हम लोगों को कस्टमर को पेमेंट करना होता है, चेक रिसीव एंड चेक पेमेंट, चेक से हम लोग सप्लायर कस्टमर को पेमेंट चलते रहते हैं और इस तरीके से वर्क होता रहता है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल के रूप में 4 एंट्रीज की हैं। अब 4 एंट्रीज को करने के लिए सबसे पहले आप इसको देखना चाहते हैं कौन कौन सी एंट्री है जो बैंक से हुई है, तो आप एक काम कर सकते हो, क्विट करके बैक आए। यहाँ पे आप ये देखना चाहते हो कि बैंक से कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो उसके लिए एक काम करना, आपको गेटवे ऑफ टेली में आके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाना और यहाँ जाने के बाद आपको अकाउंट बुक्स में चले जाना और यहाँ पे आपको लेजर्स पे चले जाना। यहाँ पे एस दबाना है, टी प्रेस करना है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। लिस्ट ऑफ लेजर्स में से बैंक नेम लेना है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी 1 फरवरी 25 से 31 मार्च 2025 तक आ रहा है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड से F2 प्रेस करें या पीरियड्स पे क्लिक करें। यहाँ लिखे 1.4 एंटर, फ्रॉम में लिख दें 2.4 एंटर। ये 1 अप्रैल 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक की जो भी एंट्री होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इसमें आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कस्टमर B 10,000 और कस्टमर C 12,000, ठीक है। ये 2 एंट्री ये थी अभी अभी की थी जो, और एक यहाँ पे सप्लायर पेमेंट के लिए ये, और एक यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 4 एंट्री है। बाकी ये कॉन्ट्रा की एंट्री है, तो ये बैंक से संबंधित है, बैंक में जमा कराया, बैंक से निकाला, ये अलग हो गई हमारी, ये 4 एंट्री है। अब हमें करना क्या है, आपको एक काम करना है, क्विट करके बैक आना है और गेटवे ऑफ टेली पे आ जाना वापस। गेटवे ऑफ टेली पे यदि आते हो तो वहाँ पे आपको एक बैंकिंग दिखाई देगा। यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टेली में और बैंक BRS का टॉपिक करने के लिए, बैंक प्लान करने के लिए आपको करना है यूटिलिटीज में बैंकिंग पे क्लिक, और ये है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन में जितनी भी आपके बैंक होंगी, बैंक के नाम आ जाएंगे यहाँ पे। अभी हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली बनाया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया है, उस पर क्लिक कर लेना और यहाँ पे ये सारी एंट्रीज आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्रीज हैं, कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज आ रही है, हम यहाँ पे इनको एक काम करते हैं, F2 करके प्रेस करते हैं और 1.4 2.4 ये कर लेते हैं। इसमें ये 4 एंट्री हैं जो ये बैंक से संबंधित है। अब हमें क्या करना है, हमें जो मिलान करना है, मैं इनको, अब यहाँ पे हमारे पास में ये एंट्री 4 एंट्री ये है जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाई है, और आपके में आपने 4 एंट्रीज ही दिखाई देंगी, ये एंट्रीज आपको नहीं दिखाई देंगी। इनको मैं एक बार यहाँ पे 1.4 1.4 1.4 अब हम देखेंगे यहाँ पे 1.4 से 2.4 आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ ऐसे 4 एंट्रीज शो होंगी। कितनी होंगी? 4। वो जो मैंने एंट्रीज थी वो वहां से 4 एंट्री एक्स्ट्रा दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसमें पहले से ट्रांजैक्शन हो रहा था इसलिए वो दिखाई दी थी, वो मैंने यहाँ से चेंज कर दी। आपके लिए जो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है वो एग्जाम्पल के अनुसार आपकी एंट्रीज इस तरीके से दिखाई देंगे। एक कस्टमर बी है, उससे वाउचर टाइप में आपको करना क्या है, जो यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन ओपन हुआ है इसमें क्या काम करना है, आपको चेक करना है कि बैंक हमारी जो टेली है, इस टेली के अंदर 1 अप्रैल 2024 को कस्टमर बी से रिसिप्ट हुआ है एक चेक जो है 87,452 और इंस्ट्रूमेंट डेट 1 अप्रैल है। तो यहाँ पे बैंक की डेट डालनी है, हमें बैंक की डेट बैंक स्टेटमेंट में देखना है। हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, ये देखो यहाँ पे एक 10,000 का जो क्रेडिट हुआ है बैंक में, और वो हुआ है 2 तारीख को। कितने को हो रहा है? 2 तारीख को। आपको एक मिलान करना है चेक के अनुसार 87,452। देखो यहाँ पे आपको 87,452 बैंक के अंदर जो इसकी डेट आ रही है 2 तारीख है, यहाँ पे आपको 2.4 लिखना है। यानी कि आपको करना क्या है, यहाँ पे टेली की जो यहाँ पे डेट है, चेक की जो डेट है वो यहाँ पे शो हो रही है।
आपको बैंक की डेट डालनी है कि बैंक में वो क्लियर कब हुआ, यही मिलान है, यही बैंक BRS है, इससे गलती अभी मालूम चल जाएगी। अब आता है कस्टमर C, 2 अप्रैल को यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, 2 अप्रैल को इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे बैंक के अंदर देखते हैं क्या होता है। बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है यहाँ पे 22,349, 12,000 की एंट्री है, 22,349 2 अप्रैल की है। देखते हैं 12,000 वाली, 12,000 की एंट्री है, 22,349 है, 2 अप्रैल को बैंक के अंदर हो रहा है, तो 2 अप्रैल यहाँ पे डाल देंगे। सप्लायर ए है 25,000 का, और यह है 12,111। इसको देखते हैं बैंक में क्या है, 12,111, 25,000, ये भी 2 तारीख को क्लियर हुआ है। आपको यहाँ पे 2 तारीख यहाँ पे डाल देनी है, एंटर करेंगे। अब सप्लायर बी 5,000 का है, यहाँ पे आप देखेंगे बैंक स्टेटमेंट में 5,000 की यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, ना डेबिट पक्ष में है ना क्रेडिट पक्ष में है, यहाँ पे कोई एंट्री यहाँ पे 5,000 की नहीं है। ये हमारे पास में एक गलती है। एक गलती हमें मिली कि हमारे इसमें बैंक स्टेटमेंट के अंदर 5,000 की एंट्री नहीं है, और एक हमें मिली यहाँ पे गलती कि 2 अप्रैल को टू इंटरेस्ट 1,500 रुपये इंटरेस्ट के प्राप्त हुए हैं, और वो हमारे पास में इस बैंक के अंदर एंट्री नहीं है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के दोबारा से यहाँ पे हम लोगों ने किया, F2 दबा के 1.4 किया, 2.4 किया और एंटर कर लिया। अब आपको यहाँ पे गलती है जो वो मालूम पड़ चुकी है, जो रिकंसिलेशन से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि गलतियाँ किस तरीके से निकालना है। एक गलती तो यहाँ पे निकली है कि सप्लायर जो बी है उसको जो हमने पेमेंट किया है चेक नंबर 12,112, उसका बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि हमने सप्लायर बी को चेक दिया, चेक उन्होंने लिया, और उन्होंने चेक बैंक में नहीं लगाया। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, चेक की जो एंट्रीज होती हैं या चेक की जो डेट होती है वो 3 मंथ्स की होती हैं। उन्होंने अप्रैल में चेक नहीं लगाया, कोई बात नहीं है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ यह है कि सप्लायर बी को हम लोग कॉल करेंगे, और कॉल करके उसे बताएंगे कि आपने क्या ये एक 12,112 का या 5,000 का जो चेक था वो आपने बैंक में नहीं लगाया, तो वो चेक करेंगे और ये हम भूल गए उसको, कोई बात नहीं है। तो आप जैसे वो कहेंगे भूल गए, तो आप उसको चेक को लगाएंगे, और चेक को लगाने के बाद वो अप्रैल नहीं तो मई में, और जब भी क्लियर होगा आप उसको क्लियर कर देंगे। यहाँ से मान लेते हैं ये 1 मई को क्लियर हुआ, मैंने 1.5 यहाँ पे लिखा और एक्सेप्ट कर लिया, ये एंट्री हो गई। अब आपकी यहाँ पे जाएंगे F2 में जाके 1.4 एंटर और 2.4 करके आप करेंगे, तो यहाँ पे एक एंट्री 1 मई 2000 यहाँ तक दिखाई देगी। अगर हम लोग इसको 1 मई तक देख लेते हैं, यहाँ पे 1 मई क्लियर कर लेते हैं, तो 1 मई का यहाँ पे एंट्रीज, इसका समाधान हो गया। ठीक है, इसका 1 मई का समाधान हो गया। अब यह एक समाधान और करना है। एक समाधान है कि 2 तारीख को हमें 1,500 रुपये इंटरेस्ट के प्राप्त हुए हैं। 2 तारीख को क्या प्राप्त हुआ है? इंटरेस्ट का प्राप्त हुआ है। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए काम करना है, कुछ नहीं, यहाँ चलेंगे और क्विट करके बैक आओ, गेट ऑफ टेली पे आ जाना एस्केप की से, और एक लेज़र क्रिएट करना, लेज़र में जाना और यहाँ पे करना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, SBI लिख देते हैं अपन। ठीक है, और ये जाएगा, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इसलिए यहाँ पे किस पे जाएगा? ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये रहेगा इनडायरेक्ट इनकम है हमारी। एक इनडायरेक्ट इनकम हमें मिली है, जो डिटेल से सारी एज इट इज रहेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये बन गया। क्विट करके बैक आएंगे, क्विट करके बैक आएंगे। अब एंट्री किस तरीके से होगी? एंट्री जो हमारे पास होने वाली है वो किस तरीके से होगी? हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, लेकिन बैंक के अंदर रिसीव हुआ है। किसके अंदर हुआ है? बैंक में ही रिसीव हुआ है। बाउचर्स में जाना है, और यहाँ पे बाउचर में जाना है तो आपको एंट्री कॉन्ट्रा के अंदर आपको कर लिया है इंटरेस्ट रिसीव, आपको रिसिप्ट में जाना है। रिसिप्ट में आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे रिसीव करना है इंटरेस्ट आपको। हमें जो अमाउंट मिला है वो बैंक के अंदर है, इसलिए आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करनी होगी। F4 में जाना है, कॉन्ट्रा में जाना है। ठीक है, कॉन्ट्रा में जाने के लिए आपको करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आपको मिले हैं 1500, एंटर करेंगे और यहाँ पे 1500 इंस्ट्रूमेंट डेट, उसकी जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे डाल देनी है, जितनी तारीख होगी वो डालनी है और एंटर करके यहाँ पे क्या कर लेना है। अब आएंगे डीआर, डेबिट में आपको जो लेना है, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, रिसीव में आपको जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इंडिया डिटेल्स और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट। ये इस तरीके से एंट्री होगी। आपको जो एंट्री करनी है वो रिसिप्ट में करनी है। रिसिप्ट में आपको क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिसीव हुआ है और आपको चेक की जो यहाँ पे क्या है कि जो प्राप्त हुआ है अपने को चेक से, यहाँ पे चेक से नहीं अदर्स हुआ है, अदर्स में चेंज कर लेंगे। जो भी इसमें डिटेल्स होंगी बैंक की वो यहाँ पे जो भी डिटेल्स होंगे वो डाल देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब आता है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम SBI। इंटरेस्ट जो रिसीव होता है, इनडायरेक्ट जो इनकम होती है वो नियम के अनुसार डेबिट होती है और इंटरेस्ट यहाँ पे जो रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव डेबिट में किया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक मिनट, नो कैश और बैंक डिटेल्स। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव में क्रेडिट होगा और यहाँ पे जो आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। इस तरीके से एंट्री होगी। तो इसमें क्या है कि जो रिसीव होता है, रिसिप्ट एंट्री होती है, रिसिप्ट एंट्री में हमेशा जो डेबिट होगा वो कैश और बैंक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। एंटर और एंटर करके आपको क्या करना है, जो भी यहाँ की जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो डालनी है, एंटर करना है और बैंक का नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। आपको एंटर देखो इस तरीके से करनी है। रिसीव में हमें क्या है कि बैंक के अंदर ही पेमेंट रिसीव हुआ है 1500 रुपये इंटरेस्ट का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो डेबिट होगा। दूसरा, हमें इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम SBI जो बैंक से रिसीव हुआ है उसका हमने एक लेजर क्रिएट किया है। तो इंटरेस्ट रिसीव होता है जो हमारे पास में इनकम होती है या आय होती है वो क्रेडिट होती है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव और इस तरीके से यहाँ पे एक्सेप्ट करके एंट्री को पास कर लेंगे। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद में क्विट करना है। क्विट करके आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली, बैंकिंग में यहाँ पे आपको जाना है बैंक रिकन्सिलिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में F2 दबाना है, 1.4 करना है और 2.4 करके यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम SBI बैंक, यहाँ पे आपको करना है F2 फॉर जो भी डेट है वो डेट करके और यहाँ पे एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। ये बिल्कुल मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, सब कुछ रेडी है। रेडी होने के बाद बिल्कुल सारी कंप्लीट है। 1.2.4 करेंगे और इस तरीके से सारे ट्रांजेक्शन, सारी समस्याएं मैंने बता दी हैं। जैसा मैंने बताया था आपको फर्स्ट टाइम में वैसा सेम टू सेम सिखाया और उसका सॉल्यूशन भी बताया है। कोई समस्या हुई है तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।